चैप्टर नंबर 10 गौशाला। गौशाला में पता है आपको गौशाला का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैम जो गाय और उन सबको वहाँ पे अच्छे से रखते हैं और वो सब। गाय। Hello ma'am, what you had said because your voice is not coming for few minutes. गौशाला में ऐसा स्थान जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है। घर में जो पालतू पशु रखे जाते हैं उनको रखने के लिए जो स्थान होता है, बेसिकली ये गाय भैंस आदि को रखने का स्थान होता है ना, गाय भैंस बकरी उसी को। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो ये गौ का ही होता है, गौशाला यानी गायों का रखने का स्थान जहाँ पे उनको बांधा जाता है, जहाँ पे इनको रखा जाता है। तो ये कहानी है एक बूढ़े लाचार व्यक्ति की जो पूरी उम्र तो लोगों की काम आता है, हर तरह के काम करता था। लोगों के जो भी कोई काम उसे दिया जाता वो उस काम को दौड़ते दौड़ते पूरा किया करता था। लेकिन उसके उम्र के आखिरी पड़ाव पर जो बूढ़ा हो गया, लाचार हो गया, लोगों के घर कमा नहीं सकता था और वो हाथ पैरों से इतना ताकतवर नहीं रहा, तो लोगों ने उसका ध्यान रखना भी छोड़ दिया। उसके साथ क्या क्या बीता उसी के ऊपर आधारित ये कहानी है गौशाला। आपको क्या लगता है जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसको हमें मतलब बिल्कुल नकार देना चाहिए, बिल्कुल तिरस्कार कर देना चाहिए कि वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो उसे उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज नहीं बनता है, ऐसा करना चाहिए? मैम योर वॉइस इज कटिंग इन बिटवीन। तो बेटा यहाँ से तो नहीं है नेटवर्क का इशू, और बाकी सबको भी मेरी आवाज कटी हुई आ रही है? नो मैम। ओके 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 बेटा, फिर से आप लैब करके फिर से ज्वाइन कीजिए, शायद आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो। सागर लेट बेटा। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए जब कोई बूढ़ा हो जाए, जब कोई बेसहारा मतलब अपने हाथों पैरों से लाचार हो जाता है या कमजोर हो जाता है, वो उतना काम नहीं कर सकता, क्या हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसको बिल्कुल नकार दें, बिल्कुल उसका तिरस्कार कर दें, उसकी देखभाल ही ना करें? क्या करना चाहिए उल्टा? माना जाता है बूढ़ी देखभाल करना चाहिए और हमें उनकी सेवा और सारी चीजें करनी चाहिए और जिनसे उन्हें खुशी मिले। यस और बूढ़े लोग तो मतलब बोला जाता है कि बुढ़ापा जब आता है तो ऐसा माना जाता है कि बचपन फिर से वापस आ गया। जैसे बचपन में एक बच्चे की केयर की जाती है, एक बच्चे को जितना अटेंशन दिया जाता है, जितना लव अफेक्शन दिया जाता है, वैसा ही लव अफेक्शन केयर जो है वो बूढ़ों को भी देनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से उनका बचपन ही है। वो हर काम के लिए हमारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हर काम के लिए उन्हें दूसरों का ही सहारा चाहिए होता है। पैर चलते नहीं है, हाथ काम नहीं करते हैं, है ना, तो उनको हर वक्त एक लाठी, एक सहारे की जरूरत होती है। वो लाठी कोई मतलब स्टिक नहीं होती है, वो लाठी उसी का परिवार होता है जो उसे हर समय उसके साथ रहे, उनके साथ एक सहानुभूति भरा तो नहीं कहूंगी, लेकिन प्रेम भरा व्यवहार करे, केयर करे, उनकी प्रॉपर उनकी प्रोटेक्शन करे हर चीज से। उनको जो भी जरूरत हो हमेशा कोशिश करें कि उनकी हर जरूरत को वो पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करें। लेकिन कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही एक्सेस में वो हो जाता है ना, जैसे मतलब मान लो कि दादाजी को या दादी जी को शुगर है ना, डायबिटिक है वो, लेकिन उनको मीठा खाने का मन है, तो क्या हमें उनको मीठा भी दे देना चाहिए? मीठा खाने को दे देना चाहिए, करनी चाहिए। यस उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए, उनको अपनी मीठी मीठी बातों में लेते हुए ऐसे उनको अपनी तरह से मोल्ड कर देना है कि वो मीठी वस्तुओं की ओर ध्यान ही ना दें, और हो सके तो घर में वैसी चीजें उनके सामने ना खाएं या कम लाएं। उनके मतलब जो मीठी चीजें घर पे, मिठाई वगैरह जो भी उनको बहुत पसंद है मीठे में, तो वो चीजें घर पे कम लाएं। जिससे क्या होगा, वो देखकर खाने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, खाने के लिए ललायत नहीं होंगे, है ना। ऐसी बहुत ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। जैसे बचपन में उन्होंने हमारी की हुई है ना, हम भी तो बचपन में कैसे थे,
शरारती थे, हर चीज के लिए मतलब एकदम से जिद कर देते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारी तो हर ख्वाहिश पूरी हुई है, लेकिन उनकी उम्र के उस पड़ाव पर आकर उन्हें बहुत सी चीजें मना हो जाती हैं खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए वो सिर्फ चीजें अच्छी नहीं है ना। ओके, आपके घर में सबके घर में दादा या दादी तो होंगे ही ना? यस है कि नहीं? दादा दादी सबके घर में है, या फिर अपने काका घर में होंगे, तो उनसे मिलने के लिए जाते ही होंगे। तो उनका जो प्यार है वो अपने आपके मम्मी पापा से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। देखा आपने इस चीज को, कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को? यस मैम, किया। आपके मम्मी पापा से इतना ज्यादा प्यार नहीं करेंगे वो, आपके मम्मी पापा की इतनी ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, या आपके बुआ फूफा आदि की इतनी ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, लेकिन आपको, आपसे उनका जो अफेक्शन है, आपसे जो उनका प्यार है वो डबल ट्रिपल होता है मम्मी पापा से ज्यादा। मम्मी पापा को भी वो इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार वो आपको करते हैं, है ना? है कि नहीं? क्योंकि वो इस समय उम्र के पे हैं कि वो अपने जैसा आपको मानते हैं, क्योंकि वो बचपन, एक तरह से उनका बचपन ही लौट आया होता है, तो आपके साथ वो अपने उन दिनों को अच्छे से बिताना चाहते हैं, है कि नहीं? बहुत सी बार देखा होगा आपके दादा दादी जो है वो आपके साथ खेलने के लिए रेडी हो जाते होंगे, आप जो जिद करें वो जिद मनवाने की कोशिश करते होंगे, आपके पापा को या मम्मी को बोलते ही होंगे कि क्यों नहीं देते उसको ये चीज, क्यों नहीं दिलवाते उसे ये, बेटा मतलब अभी तो दिन है इनके खेलने कूदने के या नई चीजें लेने की, क्यों नहीं लेके देते हो? तो बहुत सी बात, बहुत सी चीजें जो है वो दादा दादी की वजह से भी हमें जल्दी से मिल जाती है ना। या फिर हम लोग खुद ही मम्मी दादा दादी को जाके कान में एक बार बुदबुदा दिए कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो उनकी ड्यूटी है फिर वो कैसे भी दिलवाएं, है ना? है कि नहीं? यस मैम। और दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, इससे बढ़कर तो कुछ और हो ही नहीं सकता, वो भी बच्चों के लिए, है ना? तो हमें मतलब उनके प्यार के बदले में उन्हें ढेर सारा प्यार देना और ढेर सारी उनकी केयर करनी है, ताकि वो भी अपने उम्र के इस पड़ाव पर अच्छे से अपना जीवन जिए, खुश रहें, मस्ती करें, मजा करें। अपने अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी होती है, कहीं पे कोई दर्द भी रहता है या कुछ भी, मतलब उनको बुढ़ापे में कई तरह की तकलीफें भी शुरू हो जाती है ना, तो वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उनको भूल भी जाए, है ना? ऐसा हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्ध, लाचार, साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है। ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है, जो लाचार है, बेबस है और साधनहीन है, जिसके पास किसी प्रकार के कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में एक साथ की, एक सहारे की और आश्रय की आवश्यकता होती है। आश्रय यानी रहने का स्थान, ठीक है? परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता है। लेकिन होता यही है हमारे समाज में कि जिसके पास कुछ नहीं है, जो वृद्ध है, बूढ़ा है, लाचार है, जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ नहीं है, घर बार के नाम पे कुछ नहीं है, उसको कोई भी सहारा नहीं देता। समाज में नाम कमाने के लिए, अपनी प्रभुता और संपन्नता का दिखावा करने के लिए लोग गौशाला हेतु तो दान दक्षिणा देते हैं, परंतु बूढ़े, अभावग्रस्त, दीनहीन किसान की जीवन रक्षा का वे कोई प्रबंध नहीं करते हैं। यहाँ पे ये स्टोरी जो बताई गई है उसमें बताया गया है कि लोग अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित दिखाने के लिए, अपने रुतबे को और ऊपर दिखाने के लिए क्या करते हैं, गौशाला आदि जो बन रही होती है उनमें तो दान दक्षिणा खूब कर देते हैं कि हाँ गौशाला के नाम पे इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए। लेकिन ये लोग कभी भी बूढ़े और अभावग्रस्त यानी जिनको बहुत सी चीजों की कमी है, जिनको बहुत सी चीजों की जरूरत है, ऐसे लोगों को कभी भी, ऐसे किसान लोगों की कभी भी जीवन रक्षा के लिए कार्य नहीं करते, उनके जीवन को बचाने के लिए कभी भी कोई प्रबंध नहीं करते। महानता केवल आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में ही नहीं, अपितु गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में भी है। ये इसमें कोई महानता नहीं है कि हम जीवन में बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएं, बहुत बड़े रुतबे पर पहुंच जाए, बड़ी पोजीशन हासिल कर लें, अपितु हमें अगर कोई गिर रहा है या कोई नाकामयाब हो रहा है या कोई हार रहा है तो हम उसे उठाकर
थोड़ा सा सहारा दे दें, उसे थोड़ा सा उठने के लिए बल दे दें, तो इसमें ही महानता होती है। ये नहीं कि हम खुद का विकास किए जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ वाले सहयोगी का, अपने पड़ोसी का, अपने आसपास के लोगों का हमें बिल्कुल भी ध्यान ना हो और हम सिर्फ अपनी ही तरक्की में, अपने ही विकास में रहें और अपना ही विकास करके एक ऊंचा पद पालें, उनकी प्रतिष्ठा पालें, तो इसमें कोई महानता भरी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो क्या है कि उस व्यक्ति को जिसको सहारे की जरूरत है, जिसको थोड़े से बल की जरूरत है आपकी तरफ से, आप जिसको थोड़ा सा सहारा देंगे, उसकी वजह से वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए, ऐसी महानता कहलाती है। इसी को हम महानता कहते हैं। कौन रीड करेगा? कौन रीड करेगा? मैत्री आप करेंगे बेटा? मैत्री सेजपाल। मैम मैं आई। कौन? तिलक? यस मैम। ओके बेटा। मैत्री, नेक्स्ट इज योर टर्न, बी रेडी। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। कभी आंगन में जाकर नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गरम खिचड़ी खाकर काकी की गोद में से जाऊंगा। मैम आगे करूँ या आप एक्सप्लेन कर रहे हो? किंतु उस वर्ष में भी देखा गाँव। ध्यान से वर्षा। ओके मैम। उस वर्षा में भी देखा गाँव के रामफल काका कीचड़ में सने, सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज्यादातर भीगते बड़े जा रहे थे। मेरे पड़ोसी अकल के दरवाजे की ओर। ओके बेटा। दरवाजे की ओर। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी, यानी बारिश हो रही थी। कैसे हो रही है बारिश? देखा आपने बारिश की बूंदे कैसे गिर रही है? रिमझिम बूंदे करके बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, कोई ज्यादा तेज बारिश नहीं थी कि एकदम से पानी गिरा और हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। जैसे बारिश शुरू हो गई तो यहाँ पे बोल रहा है आज स्कूल जाना नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है आज स्कूल जाना नहीं होगा? कौन बोल रहा है ये? क्योंकि बारिश हो रही, मतलब स्कूल तो जाना ही नहीं होगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो सुनो। मैम एक बच्चा। मैंने ये पूछा। बच्चा। ये बच्चा कौन है? लेखक। ये बच्चा कौन है? यस, लेखक। ये लेखक है। आज स्कूल नहीं जाना होगा क्योंकि बारिश हो रही है ना। बारिश में तो बच्चों की छुट्टी। बहुत से हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये गांव का स्कूल है, काफी समय पहले की बात है। तो गांव के स्कूलों में मोस्ट ऑफ ऐसे होता है, अगर बारिश हुई दैट मीन्स छुट्टी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली।
गुरुजी अपने बच्चों को पीटते होंगे। खजूर, खजूर पता है ना, खजूर की जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों में, हाँ, पत्तों के बीच में से वो हरे रंग की यानी उस डाली से में से वो हरी हरी छड़ी जो है उससे हमें छुट्टी मिली, क्योंकि गुरुजी उसी से पीटते थे। अब वो छड़ी इतनी पतली होती है, इतनी उससे इतनी भयंकर वाली मार पड़ती है कि हर कोई डरता है। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा। आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा, मैं तो पूरा दिन कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, कभी नहाऊंगा और कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा। बुलबुले यानी किसे कहा जाता है बुलबुले, पता है? बबल्स, यस। और कभी कभी मैं पानी के बुलबुलों से भी खेलूंगा। मैं खूब खुश होऊंगा, मुझे खूब मजा आएगा और उसके बाद में गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर, यस बेटा, हेलो, पानी में से कैसे बुलबुले निकल सकते हैं? पानी में से कैसे बुलबुले निकल सकते हैं? देखी नहीं आपने बारिश ढंग से, तो इसका मतलब जहाँ पे मतलब बारिश, बुलबुले तो पहली बार सुना है। बुलबुले होते हैं पानी के, उसमें से जैसे पानी टप टप करके गिरता है ना तो बुलबुले निकलते हैं। कहाँ पे निकलते हैं वो? जब, हाँ मैम, जब बारिश नीचे गिरती है ना जमीन पे तब बुलबुला वो, यस, क्योंकि वो अंदर अपने अंदर सोखने की कोशिश करता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो हीट होती है वो हीट ही बाहर निकलती है, तो उसके पानी को वो बबल बना देती है। अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि साइंस का इतना नॉलेज नहीं है मुझे, बट रीजन यही होता है, पानी के बुलबुले निकलते हैं बेटा। तो कभी देखना है, होता है ये, तुमने ढंग से नहीं देखी बारिश, या तो तुमने स्टार्टिंग में नहीं देखी या फिर उसको ऑब्जर्व नहीं किया है। पानी के बुलबुले उठते हैं बेटा। और उसके बाद मैं गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा, लेकिन वो बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी मैंने अचानक से देखा कि गांव के रामफल काका कीचड़ में सने। गांव का होगा कोई व्यक्ति ना रामफल काका नाम से, तो वो कीचड़ से पूरी तरह से सना हुआ, यानी पूरी तरह से उस पर कीचड़ लगा हुआ था। उसने सिर पर छाता ओढ़ रखा था, लेकिन वो ज्यादातर भीगता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। कहाँ जा रहा था ये? मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। उसी के लेखक के ही पड़ोसी थे अक्कल, उसके दरवाजे की ओर वो रामफल काका बड़े जा रहे थे। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति हैं। अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मोला इंसान है। रामफल काका उस गांव के सबसे धनी लोगों में से एक थे, बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन बिल्कुल कंजूस, बिल्कुल ऐसे कृपन जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल कंजूस। और अक्कल एक गरीब मजदूर था किंतु हरफन मोला इंसान था, जिसको हर तरह का काम आता था, जो हर तरह के काम को कर सकता था। वह उसके मतलब हर तरह के काम को करने के काबिल था वो। उसके आगे कोई भी काम कुछ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता था, वो उसे हर तरह का काम आता था। चलो मैत्री रीड करो। मैत्री बेटा, मैत्री, आई एम ऑडिबल ना? मैत्री, मैत्री मेरी आवाज आ रही है बेटा? आपको रिप्लाई तो कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मैत्री, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो माही को लगा मेरी बारी आएगी, वो भाग ली पहले। भूमिका रीड कीजिए। भूमिका। यस मैम। अक्कल, जरा चलो, भानस घर का खपरेल उघड़ जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। खाना पीना बंद है, चलो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो। बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ कीजिए। तबीयत ठीक होती तो हुक्म सिर आंखों पर। अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही
किया करता था, किंतु उसे सबसे ज्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं। जैसे गरीब की देह नहीं, उसे सर्दी लग गई थी, वह रह रहकर खांसता था। यह बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे, किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। ओके बेटा, भूमिका ओके बेटा। अक्कल जरा चलो, बानस घर का खपराल उधड़ जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। भानस घर होता है रसोई घर, और खपराल ये जो यहाँ पे ये मजदूर जो डाल रहे हैं ना, इसे कहा जाता है खपराल। आप लोग पता नहीं आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, लेकिन ये जो यहाँ पे डाल रहा है रेड रेड कलर के जो डाल रहा है, इसी को कहा जाता है खपराल। तो वो कहता है, रामफल कहता है कि अक्कल जरा चलो तो हमारे रसोई घर का जो खपराल है उसे दुरुस्त कर दो, क्योंकि वो उधड़ गया, वो निकल गया है, वहां से निकल चुका है, जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो पानी पानी हो रहा है। खाना पीना बंद है, क्योंकि रसोई घर में पानी आ गया तो खाना कहाँ बनाए, इसी वजह से हमारा खाना पीना बंद है। और चलो तो जरा चलकर इन खपरेलों को दुरुस्त कर दो, इनको ठीक कर दो। बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं, मेरे बच्चों को भूख लगी हुई है, वो भूख से छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो अक्कल कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ कीजिए, तबीयत ठीक होती तो हुक्म फिर आंखों पर। अब अक्कल की तबीयत ठीक नहीं होगी ना, तो उसे रामफल काका को कहता है कि माफ कीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर ठीक होती तो मैं अवश्य ही आपका हुक्म पूरा करता, आपकी आज्ञा का मैं कभी अवहेलना नहीं करता, आपकी आज्ञा को कभी मैं ठुकराता नहीं, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकता। अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही किया करता था, किंतु उसे सबसे ज्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं। अक्कल जो है वो हमेशा ही, प्रायः होता है हमेशा ही रामफल काका के हर तरह के काम किया करता था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिढ़, सबसे ज्यादा जो उसे बुरा लगता था वो इसी बात का लगता था कि वो बहुत अधिक कंजूस था। और जब अच्छे दिन होते थे, यानी मतलब गर्मी सर्दी वाले दिन होते थे, तो वो कभी भी अपने घर को ठीक नहीं करवाता था, अपने घर की मरम्मत कभी भी नहीं करवाता था। अब जब आफत सिर में आई है, जब बारिश सिर पे आ गई है, तो मेरी जान लेने के लिए आ गया, मुझे इस तरह से परेशान करने के लिए आ गया है। जैसे गरीब की देह नहीं है, जैसे गरीब का शरीर नहीं होता, उसको कोई मतलब तकलीफ नहीं होती, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे सर्दी लग गई थी, उसे मतलब सर्दी हो गई थी, जिसके कारण वो रह रहकर खांस रहा था, उसे बार बार खांसी भी आ रही थी। ये बात तो हम पड़ोसी लोग ही जानते थे, क्योंकि हमें पता था, पास में रहता था, तो जब भी खांसा तो हमें उसकी आवाज सुनाई देती थी, हमें पता है कि वो सर्दी लग जाने के कारण बार बार खांसता था। किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा, लेकिन रामफल काका ने हर तरीके से हर ये मना दी, और उसे पता ही था, अक्कल को पता ही था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही पड़ेगा। उसके आगे उसकी एक न चली। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। अक्कल ने फटाफट से फटी हुई काली कंबली ओढ़ी और वो रामफल काका के पीछे पीछे चला गया। उसे जाते हुए लेखक ने देखा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सूरज। सूरज, यस बेटा। हाँ। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ रहा था। खट्टा खट्टा। जिस खेत की ओढ़नी में अक्कल पहुंचा, उसके हर पात अक्कल के नाम पर रोए। उसकी कुदाल क्या
का प्रभाव रंग पर न पड़कर सॉरी मैम, अरे कुदाल क्या कहाँ मिला मिलेगा। घर बनाने में उस्ताद। गाँव में जितने मकान हैं, चाहे दीवार चाहे हाथ। Ma'am, Suraj, voice is coming so much of low. You can read. I will after this. शानदार बंगाल। मैम आपसे ज्यादा लो हो गई। वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का एक नमूना है। गुणों के चलते अकल मजबूर होकर भी काफी खुशामदे पाता था और पैसे भी। ओके सूरज, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी बेटा। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान। अब अक्कल के डील डोल के बारे में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, उसका जो कलर था, उसका जो कॉम्प्लेक्शन था, वो कैसा था, भारत के आदिवासियों जैसा, यानी काला। विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। विदेशी आर्यों के आने का प्रभाव जो है वो उसके रंग पर नहीं पड़ा, वो उसके आकार पर ही पड़ा था। वो देखने में कैसा था, हट्टा कट्टा यानी हष्ट पुष्ट, बिल्कुल अच्छी डील डोल वाला, अच्छे शरीर वाला इंसान था वो। जिस खेत की कोनी में अक्कल पहुंचा, उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए। जिस खेत की गुड़ाई करने के लिए, गुड़ाई पता है आपको, कुदाली से क्यारियों में देखा होगा आपने, कुदाली से किया जाता है। छोटे छोटे औजार होते हैं, कुदाली होती है, उससे उसमें से खरपतवार निकाला जाता है, जिसमें घास फूस हो गया या जो एक्स्ट्रा उसमें जम आता है फसल के बीच में से, उसको निकाला जाता है गुड़ाई करके। तो जिस खेत की गुड़ाई होनी थी उसमें अक्कल पहुंचा, लेकिन देखता क्या है कि उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए। उसमें खरपात था ही नहीं। उसकी कुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम की कुठार और हल्की खिचड़ी। हाँ, उसकी कुदाल मतलब उसकी कुदाल जो थी वो बहुत बड़ी थी, जिसमें जैसे परशुराम और बलराम के जो कुठार हैं, और ये हल्की कुठार और हल्की खिचड़ी मिक्स कॉम्बिनेशन था, वो कुठार का भी और हल का भी। उसको हम ना तो कुदाल बोल सकते हैं ना ही हल बोल सकते हैं, उन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन था उसकी जो कुदाली थी। उसके जैसा महान जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा। वो इतना बढ़िया से किसी खेत को जोतता था, इतने बढ़िया से किसी खेत को जोतता था। जोतता यानी खेत में से वो मिट्टी उछल ऊपर नीचे करके होता है ना, खेतों में जब ये की जाती है, फसल बीजी जाती है, उस समय पे ट्रैक्टर चलाए जाते हैं। आजकल के समय तो ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, पहले के समय पे ऐसा नहीं होता था, पहले हाथों से करना पड़ता था। तो वो इतना बढ़िया से खेत को जोतता था कि उस जैसा हलवाहा तो और कहीं हो ही नहीं सकता था। घर बनाने में तो उस्ताद, और जो अगर उसे घर बनाने के लिए बोला जाए, भवन निर्माण करने के लिए बोला जाए, तो उसमें तो उसका कोई उस जैसा घर तो कोई और बना ही नहीं सकता। इतना बढ़िया तरीके से वो काम करता था, उसमें पूरी तरह से माहिर था वो। गांव में जितने भी अच्छे किसान, अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में, चाहे छप्पर में, अक्ल का कुशल हाथ उसमें जरूर है। गांव में बनने वाले जितने भी अच्छे अच्छे मकान हैं, चाहे किसी की दीवार बनाना हो, चाहे किसी घर की छत बनानी हो, इस सब में अक्ल का कुशल हाथ जरूर होता है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्ल की वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। रामफल काका का जो शानदार बंगला बना हुआ है वो अक्ल के वास्तु विद्या के ज्ञान के कारण ही बना हुआ था। अक्ल ने इतने बढ़िया से उस घर को बनाया हुआ है, उसी का एक परफेक्ट नमूना स्ट्रक्चर जो है वो रामफल काका का वो बंगला है।
अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामदे पाता था और पैसे भी। अक्कल को इतना ज्यादा टैलेंटेड था, उसमें इतने ज्यादा गुण थे, वो था तो मजदूरी, लेकिन इस मजदूर होने के बाद भी लोग उसके आगे मतलब उसकी खुशामदे करते, उसके आगे मतलब उसको बार बार मतलब अपने सिर पे चढ़ाए हुए थे। खुशामद करना मतलब अपने सिर पे चढ़ाए हुए थे, बार बार उसको मनाते थे अपने काम को पर ले जाने के लिए, और खूब सारा पैसा भी अक्कल को देते थे, क्योंकि वो था ही इतने अपने काम में इतना ज्यादा टैलेंटेड, इतना ज्यादा माहिर। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थे। उसके जो संतानों में उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया। बेटों को तो उसने जो उसकी हैसियत थी, जो उसकी औकात थी, उससे भी बढ़कर बढ़िया तरीके से उनका लालन पालन किया था, उनका पोषण किया था। और बेटी को तो वो इस शान से रखता था कि गांव की बबुइयां भी मन ही मन चिढ़ती। और बेटी को तो उसने इतने बढ़िया तरीके से पाला था, इतने बढ़िया तरीके से अपनी बेटी को रखता था कि गांव की जो अन्य बबुइयां मतलब बाबू लोगों की भी जो बेटियां, जो सेठ लोगों की भी जो बेटियां थी, वो भी मन ही मन उससे चिढ़ती थी, क्योंकि अक्कल ने अपने बच्चों को किसी बात की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। उनका बहुत बढ़िया से लालन पालन उसने किया हुआ था। भले उसके पास इतने सामर्थ्य नहीं था, उसकी उतनी औकात नहीं थी, फिर भी उसने अपने औकात से बढ़कर अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से किया था। अक्कल की उदारता की चर्चा होती, गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता। अक्कल इतना उदार था कि अगर कभी गांव में कोई साधु संत आ जाए तो अक्कल उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करता था। उसकी उदारता की जो चर्चा थी वो पूरे गांव भर में होती थी। वह काम करने में सक्षम था, वो हर तरह के काम को करने में कैपेबल था। सक्षम होता है कैपेबल, योग्य। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज्यादा तो थी ही, उसने एक गाय भी पाल रखी थी। उसकी जो कमाई थी, आमदनी यानी कमाई, उसकी कमाई जो है वो बाकी साधारण मजदूरों से अधिक थी, ज्यादा थी। और साथ ही साथ उसने एक गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी। इनसे भी काफी पैसे उसे मिल जाते थे, उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? राधे, राधे रीड कीजिए। राधे, मेरी आवाज आ रही है? रिप्लाई कीजिए। राधे, मैम कहाँ पर पहुँचे? तिलक, अब तीसरे सीन में आ रहे हैं हम लोग। तीसरा सीन 86 पेज पर नंबर 3 वाला। श्रेय आप रीड कीजिए। श्रेय। यस मैम, 1 मिनट। मैं अब शहरी जीव हूँ। कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। कलम है या रंगीन कुची। सलाम बबुआ। आंखें न उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्क था। कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। फिर वही आवाज। मैंने आंख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगे के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को
सफेद सफेद बालों के ठूठ उसे और भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। मैं बबुआ, अक्कल। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया, वही बेघर बाल है। एक बच्चा जाता रहा। बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराई ही होती है। उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वह इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवाय पीक के अब दूसरा चारा ही किया था। ओके बेटा। ओके। अब लेखक यहाँ पे अपने बारे में बता रहा है। तीसरे दृश्य में क्या है, लेखक अब शहरी जीव हो गया, यानी शहर में रहने लगा है। कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ, और कभी कभी अपना मतलब मूड फ्रेश करने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए वो अपने गांव चला जाता है। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक दिन की बात है, लेखक अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कोई विदेशी पत्रिका पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी, उसमें छोटी सी एक स्टोरी थी, एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसे जीवंत तस्वीरें खींचते हैं, कलम है या रंगीन पूंछी। और लेखक अपने आप में सोचने लगा कि ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींच देते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। वो ऐसा सीन वहां पे ऐसा लिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो कहानी जो है, वो स्टोरी जो है, वो उनके सामने, सबके पढ़ने वाले के सामने ही हो रही हो। जीवंत तस्वीरें यानी वो हमें लाइव ही दिखना शुरू हो जाता है। कलम है या रंगीन कूंची, ये कलम से लिखते हैं या किसी रंगीन ब्रश से लिखते हैं, ये हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि उनके लिखी हुई जो कहानियां हैं, उनके जो लिखे हुए लेख हैं, पाठक को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके सामने लाइव ही वो हो रहे हो, जीवंत हो रहे हो। सलाम बबुआ, अब ऐसे सलाम किया, सलाम बबुआ। कौन है ये? आंखें ना उठी, मैं कुछ पढ़ने में गर्क था। अब लेखक ने अपनी आंखें नहीं उठाई, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा सा बिजी था, पढ़ने में डूबा हुआ था। कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, और कुछ बिजी होने का जो मैं नाटक कर रहा था। स्वांग यानी नाटक। कुछ उपेक्षा भी थी, और कुछ मैं तिरस्कार की भावना से उसे निग्लेक्ट करना चाहता था, उससे बात नहीं करना चाहता था। इस प्रकार का भाव मेरे अंदर था। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। दिन भर गांव का कोई ना कोई व्यक्ति वहां पे आता रहता है, जिसकी वजह से मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मुझे दिन भर देहातियों के साथ ही मेरा पाला पड़ता रहता है। दिन भर गांव के लोग मेरे पास आते ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने उसे उपेक्षा की तरह से वहां पर उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर वही आवाज, उसने फिर से वह आवाज लगाई। मैंने आंख उठाई। लेखक ने अब आंख उठा कर देखा, आखिर है कौन? एक लकुटिया और दो सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। जैसे उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि एक लाठी और 2 सूखी टांगों, मतलब बिल्कुल कमजोर सा आदमी झुका हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर उसके सामने आ गया है। चेहरे पर गौर किया उसने, उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा तो काले चेहरे को सफेद सफेद बालों के ठूंठ उसे और भयानक बना रहे थे। काले से चेहरे के ऊपर सफेद बालों के ठूंठ, सफेद बालों के झुरमुट उसे और अधिक भयानक बना रहे थे, उसे और अधिक डरावना बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी ऐसे ऐसे, है ना। अब कुछ लोग बहुत कमजोर हो जाते, जो बूढ़े लोग बिल्कुल पूरी तरह से अपने शरीर के बस में नहीं रहते, तो वो अपने हाथों के ऊपर, अपने सिर के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो लगातार उसका सिर जो था वो भी हिल रहा था। मैं बबुआ, अक्कल। अब उसने अपना परिचय फिर से दिया, बबुआ मैं हूँ अक्कल।
मैं चौंक पड़ा। लेखक को अचंभा हुआ, लेखक को बहुत हैरानी हुई, क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? लेखक ने तो जो अक्कल देखा था वो तो हट्टा कट्टा नौजवान, हर काम में माहिर, हर काम में चुस्त, मतलब हर तरह का काम किया करता था। उसकी तो इतनी वैल्यू थी गांव में, उसका तो इतना ज्यादा मान था गांव में, लोग उसको मानते थे। बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। अब देखो तो अक्कल को, अब ये भीख मांग रहा है लोगों से। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार है। जिसने पूरे गांव भर को घर बना बना कर दिए हैं, आज उसी के पास अपना घर बार नहीं है। वो बेघर हुआ, यहाँ वहां मारा मारा फिर रहा है। एक बच्चा जाता रहा, उसका एक बेटा मर गया और बेटी की शादी होते ही वो ससुराल चली गई। बेटी तो होती ही पराई है, क्योंकि बेटी में शादी होने के बाद वो कहाँ मायके आती हैं, वो तो पराई हो जाती है, वो ससुराल चली गई। उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी, और उसकी जो पत्नी थी बुधनी, उसकी पत्नी का नाम था बुधनी, वो भी चल बसी, उसकी भी मृत्यु हो गई। कोई काम धंधा उससे बन पड़ता नहीं, उससे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाता था। वो अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था, बिल्कुल निसहाय हो चुका था, उससे किसी प्रकार का कोई काम होता नहीं था। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वह इतना संग्रह कर पाता, और ना ही अपनी जवानी के दिनों में उसने इतना ज्यादा कमा लिया था कि उसमें से कुछ बचाकर रख पाता, उसमें से कुछ बचाकर इकट्ठा कर लेता, संग्रह कर पाता यानी इकट्ठा कर लेता, कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। अपने अच्छे दिनों में, अपनी जवानी भरे दिनों में उसने इतनी ज्यादा भी कमाई नहीं की थी कि उसमें से बचा के कुछ इकट्ठा करके रख लेता, ताकि उसका जो बुढ़ापा है वो अच्छे से कटता, अच्छे से बीत पाता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था? उसके पास अब भीख मांगने के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं था। चारा नहीं था यानी रास्ता नहीं था, उपाय नहीं था। ये है अक्कल, है ना। बाकी का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल आते ही आप लोगों को अपना अपना होमवर्क मुझे शो करना है, मुझे बार बार यहाँ से बोलना ना पड़े, इस बात का ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, आप लोगों को अपना अपना होमवर्क रेडी रखना है, जैसे आपको अपना होमवर्क शो करना है, मुझे बोलना ना पड़े यहाँ से किया है नहीं किया है। कितना गंदा लगता है। ओके मैम, ओके सुनने में इतना बुरा लगता है, लेकिन मुझे बार बार बोलने में बुरा लगता है। ऐसे लगता है जैसे मैं मतलब किसी ऐसे बच्चे से बात करी जिसको कुछ समझ में नहीं आता है मेरी बात, या कुछ भी आता नहीं, उससे ऐसी बातें कर रही हूँ मैं। रिप्लाई करना जरूरी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात है वो आप बोला कीजिए, चैट बॉक्स में बोलिए, चाहे कैसे बोलिए, लेकिन पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कब भेजोगे? हाँ, मैं आज भेजूंगी बेटा, उसके आज। ओके, तो मैम सेमीफाइनल कॉल है ना? हाँ बेटा, कल नहीं परसों, वीरवार, यस, सॉरी आई एम रॉन्ग, कल ही है बेटा। कल आपको मैं एक लेक्चर दूंगी जिसमें आपको ज्वाइन करना है ना। मैं बताती हूँ कौन से लेक्चर में सेमीफाइनल्स है। मैम के लिए मैं डिसाइड करके आपको मैम टाइम क्या होगा सेमीफाइनल का? मैं बता दूंगी ना बेटा, अभी मेरे पास भी नहीं है, मतलब मैंने अभी प्लान नहीं किया है। कोई एक पीरियड मुझे लेना है जिसमें ए बी दोनों के ही बच्चे ज्वाइन करेंगे, ए के भी और बी के भी। ओके, एक्सक्यूज मी उसी में सेमीफाइनल ले लेंगे। यस मैम, अगर जैसे कि मैंने जो सॉन्ग प्रिपेयर किया और किसी दूसरे ने बोल दिया तो क्या करें? नो प्रॉब्लम ना बेटा, आपके गाने का तरीका अलग है, आपकी टोन अलग है, आपकी वॉल्यूम अलग है, किसी और के साथ हो ना वो मैच होगी। और नया मैंने तो 6-7 गाने पहले से प्रिपेयर कर लिए थे, और आपने जब डिबेट में बोला था तब मैंने तो एक ही किया। गुड गुड, जो भी है, जो आपका बेस्ट वन है आपको वही परफॉर्म करना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी। ओके, चलिए। मैम पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि है ना, ये सेमीफाइनल में तो थोड़ा मीडियम, मतलब मीडियम गाना चलेगा, उसमें क्या सेमीफाइनल। बाद में पता चला सिलेक्शन है तो पहले अच्छा गाना होना चाहिए, बात तो ही नेक्स्ट जा पाएंगे। यस यस, ओनली 10, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करेंगे हम इसमें। ए में से 5, बी में से 5, ऐसे है, ठीक है। इसलिए अच्छे से ध्यान में उन 5 में से कोई 5 सिलेक्ट हो गए फाइनल में, मतलब फाइनल में जीतेंगे, मतलब जीतेंगे। 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैम आपने बोला नहीं 5 इधर से 5 इधर से। नहीं, वो सेमीफाइनल के लिए बेटा। ओके, तो
That's all for today. Bye bye everyone. Take care. Bye Have a ma'am. nice Have a good day.